नाजरीन आदाब, ये टेक वन टेलीविज़न है और आप देख रहे हैं हमारा हफ्तेवार प्रोग्राम 1 to 1। 1 to 1 में आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान की मारूफ जर्नलिस्ट, नौउम्र खातून और फिल्म साज मुनीज़ जहांगीर। आइए मुनीज़ जहांगीर से इनकी काम के मुतल्लिक और इनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक और पाकिस्तान में ख़वातीन को किस तरह की सूरत हाल दरपेश है उस हवाले से बात करते हैं। मुनीज़, आपका प्रोग्राम में खैर मक़दम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुनीज़, आप कश्मीर शायद आपका ये दूसरा दौरा है। पहली बार आप साफमा का जो ग्रुप आया था पाकिस्तान से उसकी एक शरीक रुकन थी और आपकी बार आप फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए आई हैं और आपकी फ़िल्म भी यहाँ पे शोकेस हुई। ये जर्नलिज़म से फिल्म साजी की और फिल्म साजी भी और एक फ़िल्म ऐसा बनाना जो जहाँ पे मौजू ही खातून हो और वो भी अफ़गानिस्तान की खातून, ये सब कैसे हुआ? शुरू तो मैंने फ़िल्में बनाने से ही अपना काम शुरू किया था और जब मैं सैफमा के साथ भी आई थी उस वक्त के साथ, तो तब भी मैं एक फ़िल्म मेकर के तौर पे आई थी और मैंने कश्मीर के ऊपर फिर एक फ़िल्म भी बनाई थी जो पाकिस्तान में फेस्टिवल्स में भी देखी गई और बाकी दीगर ममालिक में भी देखी गई। अफसोस है कि वो मैं कश्मीर ना ला पाई। बहरहाल वो फ़िल्म मैंने बनाई थी और असल में बात यह है कि हमारे साउथ एशिया के अंदर जो फ़िल्म मेकर्स हैं उनको इतना फ्रीडम या उनको इस किस्म की सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है फ़िल्में बनाने के लिए। जिस तरह हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस नहीं होते, हमारे यहाँ हमारे चैनल्स हमें इनकरेज नहीं करते, जिसकी वजह से हमें ये प्रोफेशन छोड़ के किसी और चीज़ में जाना पड़ता है। और यही वजह है शायद कि मैं एक जर्नलिस्ट बन गई, मगर मेरा इरादा नहीं था जर्नलिस्ट बनने का। जी जी। अपनी फ़िल्म बनाते वक्त आपने खातून को ही मौजू बना लिया। पाकिस्तान में भी बहुत इशू है, अफ़गानिस्तान क्यों चूज़ किया आपने? जी बिल्कुल, आपने सही कहा और इसीलिए मैंने किया चूँकि अफ़गानिस्तान की औरतों के साथ जो हुआ वो हमारे बहुत नज़दीक है, पाकिस्तानी औरतों के लिए बहुत नज़दीक है। मैंने बहुत करीब से पाकिस्तानी औरतों की जद्दोजहद को देखा है और उनका हमेशा ये डर होता था कि जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है वो हमारे साथ कहीं ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अफ़गान औरतों के ऊपर फ़िल्म बनाऊँ। उनका दुख दर्द बांटने की ये हमारी तरफ से एक कोशिश थी कि उनका साथ देने के लिए उनके बारे में एक फ़िल्म बनाऊं, ताकि चूँकि हमारे एनिमीज़ एक ही रहे हैं, हमारे जो एनिमीज़ रहे हैं वो तंग नज़री के लोग रहे हैं, वो इंतहा पसंद रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में भी औरतों को टारगेट किया है और अफ़गानिस्तान में भी औरतों को टारगेट किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो उनके जो विक्टिम्स रहे हैं उनका आपस में कोई कोऑपरेशन नहीं रही। तो ये फ़िल्म मेरी तरफ से एज अ पाकिस्तानी वूमन एक अटेम्प्ट था कि मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊँ अफ़गान औरतों की तरफ जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। जी जी। अब यहाँ पे भी आपने इंतखाब जब किया है, मौजू का इंतखाब तो खातून है और ख़ातून पे जो फ़िल्म बनाई है आपने, बल्कि ख़वातीन पे फ़िल्म बनाई हैं, वो तरक्की पसंद ख़वातीन हैं अफ़गानिस्तान की। मौजू क्या था इनको चूज़ करने के लिए? जी, ये सारी तरक्की पसंद नहीं है, उनमें से एक तरक्की पसंद थी और वो किंग अमानुल्लाह ख़ान की सबसे छोटी बहन थी। किंग हबीबुल्लाह ख़ान की वो बेटी थी। 1920s में किंग अमानुल्लाह ख़ान अफ़गानिस्तान में होते थे। उन्होंने काफ़ी प्रो पीपल रिफ़ॉर्म लाए, उनको प्रो पीपल किंग कहा जाता था, प्रो रिफ़ॉर्म किंग कहा जाता था। मगर उन्होंने भी कुछ स्टेप बैक किया और कहा जाता है कि उनके तख्त को इसलिए उल्टाया गया क्योंकि उन्होंने औरतों को इनकरेज किया था काम की तरफ आने के लिए या बाहर निकलने के लिए। तो मेरी जो फ़िल्म है वो मुख्तलिफ औरतों को देखती है। उनमें से एक औरत तो ऐसी है जो घर से कभी बाहर निकली नहीं। एक आम हज़ारा औरत है, उसको अपने बच्चों के सिवा और कुछ उसने और आगे ज़िंदगी देखी नहीं। मगर वो बामियान का जो मैसेकर हुआ था उसके अंदर उसका खामन भी जाँ बहक हो गया, उसको मारा गया, बेसिकली उसके खामन को कत्ल किया, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और पूरे विलेज को वहाँ पर जो है एथनिक क्लिनजिंग कर दी गई उस पूरे विलेज की। तो वो ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में घसीटी गई और उसका तब भी ये कहना था कि मैं जब रेडियो सुनती हूँ तो मुझे गाने सुनने का शौक़ है। मगर जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैंने फिर सियासी सूझबूझ, मुझे तब समझ में आई कि सियासी सूझबूझ हमारी जैसे लोगों के लिए बहुत ही अहम होती है, क्योंकि जब औरतें कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंस जाती हैं तो उनको फिर अपने बचाव के लिए भी कुछ सूझबूझ रखनी होती है। जी जी, ये तो खुशाइंद बात है कि आपने इस तरह की जो इश्यूज़ हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन में एक औरत के साथ होता है या जहाँ पे समाज में ऐसे उन्सुर होते हैं या ऐसे रिवाज होते हैं जिसकी वजह से औरत सप्रेस हो जाती है। हालांकि इस्लाम में औरत को एक बराबरी का दर्जा दिया गया है और मौक़े उसको भी मिलने चाहिए। ये इशू लेके आपने फ़िल्म बनाई, ये खुशाइन बात है। अब ज़रा इस मौजू से हट के बात करें, आपकी शख्सियत से मुतल्लिक बात करें।
पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुआशरे में औरत जो है वो शहरों में चलें, अर्बन एरियाज़ में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे औरत बराबर मर्दों के शाना बशाना भी नहीं कहेंगे, फिर भी एक मुकाम है। आपके लिए सहाफ़त में आना ये सब कैसे हुआ? जी, इसलिए चूँकि मैं समझती हूँ कि अगर आपने लोगों की कहानियाँ बतानी है और एक संजीदगी से बतानी है, ग्लैमर की तरफ अगर आपका ज़्यादा रुझान नहीं है, और तो मेरा ये ख्याल है कि फिर आपको फील्ड में जाना पड़ता है और लोगों की कहानियाँ बतानी पड़ती हैं। स्टूडियोज से मेरा नहीं ख्याल कि आप वो चीज़ कैप्चर कर पाते हैं जो लोगों की ज़िंदगियों से आप ले सकते हैं जब आप उनके शहर में जाएं, उनकी जगह पे जाएं। जी जी। तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि इसमें औरतें हैं या नहीं हैं, मैं ये सोच रही थी कि मैंने क्या करना है। मैंने जर्नलिज्म करनी है और अगर मैंने सही तरीके से जर्नलिज्म करनी है तो मुझे फील्ड में जाना पड़ेगा। अभी 3 हफ्ते पहले ही मैं डेरा इस्माइल ख़ान में गई और मैं पहली ख़ातून थी, पाकिस्तानी ख़ातून जो डेरा इस्माइल ख़ान तक गई। और डेरा इस्माइल ख़ान वो एरिया है जो साउथ जनूबी वज़ीरिस्तान के बिल्कुल साथ है, और उधर जो जितने भी जनूबी वज़ीरिस्तान के मुतासरीन हैं वो आ रहे हैं इस तरफ डेरा इस्माइल ख़ान में। तो पूरी तरीके से वॉर को समझने के लिए आप डेरा इस्माइल ख़ान आपको जाना पड़ता है। जनूबी वज़ीरिस्तान तो आप जा ही नहीं सकते, वो इजाज़त ही नहीं है आपको। कैन वी कंक्लूड दैट कि जब एक औरत सहाफ़ी होती है और कन्फ्लिक्ट जोन में जाती है जहाँ पे सबसे बड़ा ब्रेंट जो आम आदमियों को उठाना पड़ता है, एक ह्यूमन सा एंगल बन जाता है, एक इमोशनल सा एंगल बन जाता है और जज्बातियत आ जाती है, ये कहीं आप पे हावी तो नहीं हो जाती है अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी अंजाम देते हुए? मेरा ख्याल में हर स्टोरी जो होती है वो आप खुद नहीं उसको स्टीयर कर रहे होते, जिसके ऊपर आप स्टोरी बना रहे होते हैं वो स्टीयर कर रहा होता है। उसके हाथ में आपके स्टोरीज़ की स्ट्रिंग्स होती हैं, वो कितना अच्छा बोले ना बोले। आप मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू कर सकते हैं मगर मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं तो आपका ये इंटरव्यू ठीक नहीं हो पाएगा। तो यही वजह है कि मैं जहाँ जहाँ गई हूँ लोगों ने, और ख़ास तौर पे साउथ एशिया में हमारे लोगों में बड़े जज्बात हैं, या वो बहुत खुश होते हैं या वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। मगर आपको कभी कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आप कहीं बाहर ब्रिटेन जाएं तो कहे हाँ मुझे पता नहीं, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं। वो कभी होता नहीं है हमारे साथ। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें सब्जेक्ट्स ऐसे मिलते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, और इसके अंदर अच्छी बात ही होती है अगर कोई ख़वातीन जाएँ कॉन्फ्लिक्ट एरिया में, तो हमारे जैसे सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे औरतें मर्दों के साथ बात नहीं करती, हमारी रसाई उन ख़वातीन तक भी होती है जिन्होंने जो इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं, चूँकि 50% तो ख़वातीन है, मेन हिस्सा होता है, वो तो आपके कैमरे तक कभी आती ही नहीं है। और हमारे जाने से ये होता है कि कम से कम कैमरे स्क्रीन तक तो वो आ जाती, उनकी आवाज़ आ जाती, उनके ऊपर क्या गुजरा। क्योंकि आदमी आपको बताएंगे हाँ जी ये हुआ, हमारे ऊपर बमबारी हुई, फिर खाना नहीं मिला, फिर ए से बी हम नहीं पहुंच सके। मगर फिर औरतों से आप बात करें, उनके भी अपने मसाइल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड। फिर वो कहते हैं हमारे बच्चों की जो आंखें ख़राब हो गई हैं जेट फाइटर्स की बॉम्बिंग से, हमारी कई औरतें जो थीं वो प्रेग्नेंट थीं, वो डिलीवरी उनको करनी पड़ी रास्ते। मतलब वो आपको अपनी पूरा वो बताती है, द होल स्टेट, द एक्चुअल स्टेट ऑफ वॉर। यू मीन बीइंग अ वुमन डज हेल्प? Being a woman to access other women is very important, to hear their side of the story. Otherwise you're only hearing one side of the story of war, which is a man's story. मुनीज़ा, you claimed that कि हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म का एक मेयार होता है वो ये होता है कि एक जर्नलिस्ट अगर अच्छा जर्नलिस्ट काम करने के लिए कहीं भी जाए तो ही इज़ वेल वर्स्ड विद द सिचुएशन एंड द हिस्ट्री। ये कितना मदद कर पाता है काम को करने में? ज़ाहिर है रिसर्च तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और अगर आप रिसर्च करे बगैर जा रहे हैं तो आपको मालूम ही नहीं कि आपने किस किस्म के सवाल करने हैं। और ये एक ख़तरा रहता है हमारे जैसे प्रोफेशन के अंदर, जहां आपको पता है आपने 3 शोज़ निकालने हैं और हमारे एडिटर्स हमारे ऊपर चीज़ें फेंक रहे होते हैं, और जहाँ पे कश्मीर में और पाकिस्तान में जहाँ सिचुएशन एकदम बदलती रहती है, यहाँ पे धमाके होते रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी होते रहते हैं। तो हमें अप टू डेट रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जर्नलिस्ट के लिए, और उसके अंदर कई कोताहियाँ भी होती हैं। जी। मगर रिसर्च करना मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ और कोई नहीं होती। सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो अलमिया है वो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और उसकी वजह से जो हमारे यहाँ अनरेस्ट है तो उसमें मीडिया को एक बूम मिला दोनों जगहों पे।
पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, और आप एक भारतीय चैनल के लिए काम कर रही हैं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई एवेन्यू नहीं था जहाँ पे आप यू कुड हैव बेटर सर्व्ड योर ओन पीपल और यू कुड हैव अटेंडेड टू योर ओन इश्यूज रादर देन सर्विंग फॉर एन इंटरनेशनल चैनल और चैनल फ्रॉम अदर कंट्री? एक्चुअली आई स्टार्टेड माई करियर विद जियो टेलीविजन। मैं वहाँ पे एक प्रोड्यूसर थी और एक शो था ओपरा विनफ्री टाइप हम करने जा रहे थे, तो 2 साल मैं उधर थी। मगर उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया अभी एक बेबी था। मुझे लगा कि जो मेरे लोग ऊपर बैठे हुए हैं, चूँकि मैं मास्टर्स करके आई थी और बाकी दुनिया में देखा जाए तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मगर जहाँ पे स्कूल्स ही कोई ना हो जर्नलिज्म के, तो आप समझते हो फिर आप सीखोगे किससे। तो जब मैं वहाँ पे आई और मैंने देखा कि इस किस्म का माहौल है जहाँ पे मुझे शायद सीखने का इतना मौका ना मिले, और उस वक्त भी हम लोग की कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो लोग टाइमिंग्स भी, देयर वर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। बहरहाल, हालांकि जियो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल एंड हैज डन ग्रेट वर्क एंड वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम आवर प्रिंट जर्नलिस्ट, a lot from our print journalists। मगर जहाँ टेक्निकली बात आती है और ये टेक्निकल मामला होता है तो आपको और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जो टेलीविजन है, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम फ्रॉम प्रिंट। तो मुझे लगा कि मुझे सीखने के लिए मुझे मौका मिलना है और मैंने रहना है इसी मुल्क में, रिपोर्टिंग इसी मुल्क पे करनी है। तो मैंने काफ़ी चैनल्स में अप्लाई किया और NDTV से मुझे कॉल आ गई, तो मैंने फिर उनके साथ ज्वाइन किया। मगर अब मैं NDTV के साथ साथ ARY के लिए भी काम कर रही हूँ और वहाँ पे मेरे हफ्ते में 2 शोज जो हैं वो ऑन एयर जाते हैं। जी जी, ये जो है रिपोर्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, रिपोर्टिंग पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान फॉर इंडिया, हाउ चूजी और हाउ केयरफुल आपको रहना पड़ता है व्हाइल रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर? You have to be careful. It's not like you don't have to be careful, मगर you have to be only careful जब क्राइसिस सिचुएशन होता है। I think that by and large NDTV has been very good. एक तो वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो तंग नजरी नहीं है, वो ओपन माइंडेड हैं और इंक्विजिटिव, जेन्युइनली इंक्विजिटिव है पाकिस्तान के बारे में। तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप ये लाइन लें या ये लाइन ना लें, कभी मुझे ये बात नहीं उन्होंने बोली। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में मैं आई थिंक आई चोज द राइट चैनल। आई थिंक दे वर वेरी गुड एंड दे अंडरस्टूड जर्नलिज्म, द वर्थ ऑफ जर्नलिज्म, एंड अ जर्नलिस्ट कैन ओनली स्पीक फ्रीली व्हेन ही और शी कैन स्पीक ओनली फ्रीली व्हेन शी इज गिवन दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम व्हिच दे गिव मी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी कि जब 2005 में तबादला हुआ प्रिजनर्स का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबादला था कैदियों का, तो कुछ कैदी जो हिंदुस्तान गए थे वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे थे, और जब वो वापस आए तो उनकी फैमिलीज ने उनको इस हाल में देख के वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गए। उन फैमिलीज को और उन कैदियों को मैं NDTV के पर्दे पे लेके आई और मेरा ख्याल था कि शायद इनको शायद ये बात पसंद ना आई हो। मगर जब मैं वापस गई तो उन्होंने मुझे फ़ोन कहा और मुझको शाबाश दी, और तब मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस आया कि वाकई में मैं इनके साथ काम कर सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा हम लोग बॉर्डर्स में फंस जाते हैं। जर्नलिज्म हैज नो बैरियर्स फॉर दैट मैटर। और कई लोग नजरियाती तौर पे एक ही तरह से सोचते हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो। बॉर्डर्स हमें नहीं, आई डोंट थिंक कि हम नहीं, हाँ करना भी नहीं चाहिए एक जर्नलिस्ट को। ओके। आप एक ऐसी खातून हैं, पाकिस्तानी खातून हैं, जिन्होंने एक रोल मॉडल की तरह अपने आप को बनाया है। हाउ एनकरेजिंग इज योर वर्क फॉर अदर वुमेन एंड डू यू थिंक दैट चेंज इज टेकिंग प्लेस? आई डोंट थिंक आई एम अ रोल मॉडल, आई थिंक आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट मेरा ख्याल है कि चेंज पाकिस्तान में आ रहा है और बहुत रोल मॉडल्स हैं पाकिस्तान में, और औरतें अब फील्ड के अंदर भी उतरती हैं। अब औरतें शाना बशाना खड़ी हो जाती हैं। अब आप देखें, हमारे चैनल्स खोलेंगे आप तो आप देखेंगे कि कितनी औरतें जो हैं वो इस फील्ड के अंदर आई हैं। तो आई फील वेरी इनकरेज्ड। इनफैक्ट मैंने जाके जब भी हमारे ये लॉयर्स मूवमेंट हुई थी तो हमारे पर पथराव हो रहा था उस वक्त, और मैं जाके एक दरख्त के पीछे छुप गई थी जहाँ पे एक हमारे बहुत बड़े मौलवी हजरात वो भी पीछे ही छुपे हुए थे। मैंने उनको कहा आप आगे जाइए ना, वो मतलब बाकी सारे भी तो आगे हैं, आप क्यों पीछे छुपे हुए हैं? उनके साथ मैं और एक और फीमेल रिपोर्टर थी, शी वाज अ फोटो जर्नलिस्ट, एंड आई रिमेंबर कि वो भागी आगे और उन्होंने फोटोज लेनी शुरू की और उनके ऊपर पथराव भी हो रहा था। एंड आई मार्वल, शी मस्ट हैव बीन 22, 23, बट दैट वाज द करेज ऑफ दैट वुमन, एंड आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर टेक्निकल स्टाफ इन
कश्मीर इन पाकिस्तान, क्योंकि मुझे लगता है कि हम तो रिपोर्टिंग करते हैं और सारा अटेंशन हमारे के ऊपर होता है, मगर जो हमारे कैमरा पीपल होते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी बहुत कमिटमेंट होती है, बहुत कंट्रीब्यूशन होती है हमारे काम की तरफ। राइट शायद इन लोगों की तरफ कोई नहीं देखता है, लेकिन कैमरा के पीछे जितने भी लोग छुपे होते हैं और रिपोर्टर का जो काम होता है या जो कैमरामैन जो रिपोर्टिंग करके आ जाते हैं, जो फुटेज आ जाती है उसको आवाम तक पहुंचाने में किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। शायद मेरे प्लेटफॉर्म में आप पहली शख्सियत हैं और वो भी खातून जिसने इस तरफ इशारा किया। खैर, आपने रोल मॉडल की बात की, मैंने आपको रोल मॉडल बना लिया, लेकिन पाकिस्तान में आपकी वालदा मोहतरमा आसमा जहांगीर को बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो आपके घर का माहौल और उनका काम, हाउ इंस्पायरिंग वाज दैट, एंड डू यू थिंक दैट कि आपके काम में या आपको बनाने में वहाँ कोई अमल दखल है उनके काम का या उनकी तरबियत का? जी, माँ बाप का तो हमेशा अमल दखल रहता है और एक इन्फ्लुएंस रहता है अपने बच्चों पर, और मेरा ख्याल है कि हमारे घर का माहौल ऐसा रहा है जहाँ हमने डिनर टेबल पे हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे या सोशल इश्यूज डिस्कस करते थे, ना ही कि सिर्फ मेरी वालदा मगर मेरे वालिद भी। तो एक बहुत खुला माहौल हमें मिला है और पॉलिटिकली अवेयर माहौल हमें मिला है जिसके अंदर हम बड़े हुए हैं। तो उनकी गाइडेंस मेरे लिए हमेशा बहुत अहम रही है। मैं उनकी एडवाइस को बहुत सीरियसली लेती हूँ, अभी भी सीरियसली लेती हूँ। और आई थिंक जो एक चीज मैंने उनसे सीखी है वो ये है कि डरना नहीं है, ना डर होना जो है ना वो एक क्वालिटी होती है जो मुझे अब समझ में आनी शुरू हुई है। पहले तो समझ ही नहीं आती थी, ऐसे ही चले जाते थे किसी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में, मगर अब जब मैंने अपने कुछ कॉलीग्स खोए हैं इस जंग के दौरान या उनको हार्म होते हुए देखा है, तो अब मुझे समझ में आई है कि क्या होता है ना डर होना। ओके, तो बड़ी अच्छी बात है। अब हमने मोहतरमा आसमा जहांगीर की बात की, तो वहाँ पे जो बात आती है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से आती है। कभी आपका मन नहीं करता है कि दैट यू शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स दैट आल्सो एंड हेल्प योर मदर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मन करता है और मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत जो मेरा काम है वो उसके जरिए मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करती हूँ HRCP के लिए। उनके लिए कुछ फिल्म्स भी मैंने बना के उनको दी हैं छोटे होते हुए, अब तो नहीं, अब तो टाइम नहीं मिलता। मगर ये जरूर है कि जब मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जाती हूँ तो मैं उनकी भी निगाह से एक कॉन्फ्लिक्ट को देखती हूँ, और हैरत की बात यह है कि वही स्टोरीज लोगों को भी बहुत पसंद आती हैं क्योंकि वो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज होती हैं। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि अपने काम के हर बंदे का अपना तरीका होता है कंट्रीब्यूट करने का, और मेरा ख्याल है कि मुझे वही करना चाहिए जो मुझको आता है, जो जर्नलिज्म है, और वही मैं बेहतर कर सकती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ के अंदर जाऊँ, मगर जो मुझे करना आता है उसके थ्रू ही मैं ये काम भी कर सकती हूँ। हमारा कल्चर एक है, हमारी ज़बानें एक हैं और हमारा सोचना एक है, दिल की धड़कनें एक हैं, और जाहिर है हम एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। सैफ साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन की तरफ से सहाफ़ियों को जोड़ने की बातें हुई थी और एक ट्रिप आपका यहाँ आया था और एक ग्रुप यहाँ से आपके हाथ चला गया था। उसके बाद कुछ एक्टिव नहीं रहा ये, तो जितना भी काम हुआ है, जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात हैं, कुर्बत तो काफ़ी वाक़ हुई थी, कराबतदारी इससे, और आपस में जितने भी मामला थे उनको समझने में आसानी हुई थी। उसके बाद ज्यादा फ़आल नहीं रहा वो, क्या बात है? जी, वो तो अपने करते रहे, अभी भी उन्होंने कुछ रिसेंटली उनकी आपस में वफ्द आते हैं और जाते हैं, मगर मेरा ये ख्याल है कि मैं और आप कुछ भी कर लें, हम प्रेशर तो बिल्डअप कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली दोनों हुकूमतों को, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और आपकी लीडरशिप को भी ये सोचना होगा कि क्या ये वाकई में ये चाहते हैं कि नहीं। अब पाकिस्तान की तरफ आप देखें तो पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है उन्होंने तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम उसी ताल्लुकात के अंदर कश्मीर इशू की भी जो है उसको भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये जरूर है कि हम प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं और वो मेरे ख्याल में हमने किया है। जी जी, आपका कहने का मतलब ये है कि प्रेशर बिल्डअप करना ही पड़ेगा हमें और कोशिशें बाराबर साबित हो जाएंगी। अब एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, वो ये कि जिस दिन कराची आमद हुई थी मरहूम बेनज़ीर भुट्टो की, आप वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी और जहां पे धमाका हुआ था बिल्कुल ऐन उसी जगह मौजूद थी। मैं उस वक्त वो ट्रक जो है सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ के जा रही थी उनका इंटरव्यू करने कि एकदम धमाका हो गया मेरे लेफ्ट साइड पे, मतलब 10 फीट दूर ही मेरे से, और वो सारा, मतलब कहना तो नहीं चाहिए मगर वो सारा खून और सब मेरे ऊपर आया। तो मैंने पेशावर के अंदर पहले ब्लास्ट कवर किए हुए थे, तो मुझे सिर्फ उस वक्त यही था कि दूसरा भी होगा, ये मेरे दिमाग में थी ये बात। अच्छा। कि दूसरा होगा, तो मेरी पहली रिएक्शन ये था कि यहाँ से भागें।
डर बहुत बाद में आया। अच्छा। वो तो गाड़ी में बैठ के आया। मगर जब एक दफा और मेरे जो कैमरा पर्सन थे वो भी, उनके साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो उनको भी एकदम लगा कि वाकई में दूसरा होगा। उन्होंने मेरा वहां पे इंतजार किया और मैं कहती हूँ उन्होंने एक तरह से मेरी जिंदगी बचाई, क्योंकि मैं नीचे उतरी हूँ और दूसरी तरफ वो मुझे खींच के लेके गए हैं, तो जो दूसरा धमाका है वो उसी तरफ हो गया जिसकी तरफ से हम खड़े हुए थे। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बाल बाल हम बचे। और जाहिर है वो अजीब व गरीब किस्म का माहौल था। लोग, किसी ने अपना कुछ खो दिया, किसी ने कुछ। हमारे कैमरामैन थे साथ ही चैनल के, वो अपनी जान गंवा बैठे। 150 से लोग जो हैं वो जान भाग हुए उसी धमाके में। तो उस वक्त हमें कुछ ख्याल आया कि जब जर्नलिस्ट की कम्युनिटी इकट्ठी होती है तो हम लोग कुछ चीज़ें अपनी चैनल से डिमांड नहीं करते। जिस तरह हमारे पास बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं होते, जिस तरह हमारे पास इंश्योरेंस नहीं होती। और चले मर गए तो मर गए, मगर किसी ने अगर अपना बाजू खो दिया तो फिर उसके लिए आप क्या देंगे। मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर हमने ये सोचना शुरू किया, और मैंने भी काफ़ी अपने जर्नलिस्ट को कहा, देखिए हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। जिस तरह आपके यहाँ पे कश्मीर में भी धमाके आए दिन होते हैं, ऐसे माहौल के अंदर जर्नलिस्ट को किसी किस्म की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। ओके मुनीसा, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, और आपको अभी बहुत काम करना है। और हम और आप देखें कि जो दोस्ती की हम बातें करते हैं, अमन की बातें करते हैं, एक खुशहाल खित्ते की बात करते हैं, ये हमारे सामने ही मुमकिन हो। आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इसके साथ ही टेक 1 इख्तिताम को पहुंचता है। मेज़बान जलील अहमद को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।